गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष और आपका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। उस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको हिंट देना चाहता हूं कि हमारे सिलेबस में किस किस प्रकार से सारे चैप्टर कवर होंगे। 2 मिनट का वक्त लगेगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे हमारे फिजिक्स के अंदर सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास में एक ब्रांच होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है इसको विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व ये हमारे पास में एक ब्रांच होती है फिजिक्स के अंदर। इसको हम 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच जो हमारे पास होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसको कहते हैं गतिमान वैद्युतिकी। गतिमान वैद्युतिकी, ठीक है। अब ये 2 सब ब्रांचेस तो हमारे पास आ गई। एक तो आ गई स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी आ गई गतिमान वैद्युतिकी। इसमें हमारे पास में कैसे कैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारे पास में पहला चैप्टर लेके आएगा, वो होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को। दूसरी जो हमारे पास चैप्टर होगा इससे रिलेटेड वो होगा हमारे पास में गाउस प्रमेय। गाउसेस लॉ, गाउसेस थ्योरम कहते हैं, सॉरी, गाउसेस थ्योरम, ठीक है। और ये हो गई गाउस प्रमेय। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 आपके सामने आएगा। चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब है विद्युत विभव। विद्युत विभव। और चौथा हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं विद्युत धारिता। तो इस प्रकार से हमारे ब्रांच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 4 चैप्टर कवर होंगे। पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा गाउस प्रमेय, तीसरा विद्युत विभव और चौथा है हमारे पास विद्युत धारिता, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तो पहला चैप्टर जो इसमें कवर होगा वो होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद दूसरा आएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। थर्ड आएगा हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। और चौथा हमारे पास आएगा EMI। EMI का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एंड फिफ्थ इज वो होगा AC। AC अपने घरों में आती है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक सब ब्रांच में हमारे 4 चैप्टर कवर होंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमारे ये आगे के 5 चैप्टर जो होंगे, इसके अंदर ही एक चैप्टर और आएगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स के 2 चैप्टर है अपने पास में, 7th और 8th, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 6 इसमें और 4 इसमें। तो चैप्टर 1 to 10 हमने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इसी के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। हमने 10वीं क्लास में एक नाम पढ़ा था, या 9वीं क्लास में हमने एक नाम पढ़ा था जिसको कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश, ठीक है। आवेश जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश यदि रेस्ट अवस्था में है, कैसी अवस्था में है? रेस्ट, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट है तो
हमारी जो स्टडी होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, यानी कि हमारा एक प्रकार से आवेश की ही बात कर रहा है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ होना। ठीक है, तो जब भी चार्ज रुका हुआ होगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। दूसरी हमारे पास में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से स्पष्ट है, डायनेमिक्स यानी कि गतिमान, अर्थात हमारे पास में जो चार्ज होगा, चार्ज जो है वो किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, अर्थात गतिमान अवस्था में होना चाहिए। जनरल सा एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट नाम आपको लेता हूं। आपने ये परिभाषा पढ़ी होगी ना कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, रुके हुए नहीं है, चल रहे हैं, तो प्रवाहन की दर, तो प्रवाहन की दर का इट मींस एक यही तो बात है कि मोशन में है वो चार्ज। ठीक है, रुका हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन 4 चैप्टर को पहले कवर करेंगे, सिलेबस वाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में चार्ज एट रेस्ट होगा, अर्थात रुकी हुई अवस्था में होगा, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि चार्ज रियल में है क्या, चार्ज रियल में होता क्या है, हमको ये पता करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है, मीन्स एक गुण है किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक प्लास्टिक का रॉड है। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से सर से रब किया, और किसी कागज के टुकड़े के पास जब इसको लेके जाते हैं तो वह इसको अपने से चिपका लेता है। ठीक है, या हम घरों में देखते हैं जनरली कि जो हमारे कंघा होता है उसको हम सूखे बालों में इस प्रकार से रब करें, और उसके बाद में भी हम उसको कागज के टुकड़ों के पास या किसी सूखे तिनके के पास में लेके जाते हैं तो वह उसके साथ में चिपक रहा है। ठीक है, या मान लीजिए हमारे पास में एक गुब्बारा है। ठीक है, गुब्बारे को आपने फुला लिया और सर से इस प्रकार से रब कीजिए, और रब करने के बाद में आप इस तरह से उसको दीवार के पास ले जाइए तो वो उसके साथ में चिपक जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, सर्दियों में जब हम कंबल को ओढ़ते हैं तो नीचे से खींचकर जब ऊपर तक लेके जाते हैं तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमें एक स्पार्किंग यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी आवाज, चिटिक चिटिक किसी आवाजें सुनाई देती हैं। ये ऐसा क्या हो रहा है। इसके अलावा हम कपड़े जब उतारते हैं तो उस समय भी हमको ये आवाजें सुनाई देती हैं चिटिक चिटिक की। ये हो क्या रहा है, ये साइंस है पूरी। ठीक है, वो जो स्थिति आ रही है वो किसके कारण आ रही है, आवेश के कारण। मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह क्या दर्शाता है, विद्युत चुंबकत्व दर्शाता है, विद्युत चुंबकत्व दर्शा रहा है, उसको कहते हैं, दर्शाता है, उसको कहते हैं हम आवेश। ठीक है बच्चों, मेरी बात एकदम क्लियर है। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व दर्शाता है। साथ ही अगर हम देखें कि हमने दो वस्तुओं के बीच में हमने उसको देखा ना कि जैसे हमारे पास में कागज था और ये हमारे पास में मान लीजिए एबोनाइट है या कोई प्लास्टिक की स्केल है, तो हमने जैसे उसको टच करवाया था दो वस्तुओं के बीच में संपर्कित हुआ ना, तो वहां पर उसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया होना। उनकी क्या होना, अन्योन्य क्रिया होना। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल को जब हमने रब करवाया और दूसरी वस्तु से टच करवाया तो वह आपस में अन्योन्य क्रिया के कारण जो है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अर्थात वहां पर एक प्रक्रिया दर्शाई जा रही है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब हम बात करेंगे कि भाई आवेश जो है, आवेश का खोजकर्ता कौन था, इनका नामकरण करने वाला कौन था, जो जनरल सी बेसिक बातें हैं वो हम इसके अंदर देखते हैं। चलिए देखें, देखिए हमारे पास में इसका खोजकर्ता कौन है वो हमें पता होना चाहिए। खोजकर्ता बिल्कुल जनरल सी बातें होंगी आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक थे थेलस नाम के, जिन्होंने 600 BC के अंदर ग्रीक देश के मिलेटस निवासी थे, ये ग्रीक देश के मिलेटस निवासी, मिलेटस
ग्रीक देश में मिलेटस जगह है, ठीक है, वहां के निवासी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और बाद में नामकरण करने वाले पंडित जी होते हैं ना, जैसे भाई यहां पर खोजकर्ता तो कोई और था लेकिन उसका नाम करने वाले जो थे वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इनका नामकरण किया था। कब किया था? 1750 के अंदर, ठीक है, 1750 के अंदर इसका नामकरण किया गया था। अब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे तो हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है इसका Q, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कैपिटल Q से भी और स्मॉल q से भी आगे आगे दर्शाया जाएगा। प्रतीक चिन्ह हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी राशि की, कि ये राशि किस प्रकार की है, ठीक है, राशि है ये अदिश। कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि है ये। कौन सी राशि है? अदिश। उसके बाद में इसके बात करेंगे मात्रकों की। तो भाई इसका मात्रक क्या है? ठीक है, मात्रक है इसका कुलाम। क्या नाम है इसका? कुलाम, ठीक है, कुलाम मात्रक होता है। और इसके अलावा भी इसके अन्य मात्रक होते हैं, वो भी बता देता हूं। ये जो है ये एसआई पद्धति के अंदर मात्रक होता है। किसमें होता है? एसआई पद्धति के अंदर। किसमें है? एसआई पद्धति। इसके अलावा भी इसके मात्रक होते हैं जो हमारे पास में है ईएसयू, ठीक है, या स्टेट कुलाम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेट कुलाम। ये जो है ये होता है सीजीएस पद्धति में। अब ये आपको ध्यान होगा कि 11वीं क्लास में इन पद्धतियों के बारे में हम बात कर चुके हैं, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति, ठीक है। तो यहां पर अधिकतर जो काम में लिया जाने वाला है कुलाम के लिए, सॉरी हमारे आवेश के लिए, वो होता है कुलाम, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास में और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक होगा एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड कैसे होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। आपने पढ़ा होगा ना कि धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश प्रवाह की दर होती है। तो आपको Q के लिए निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I क्या है? I यानी धारा के लिए एम्पियर और समय के लिए सेकंड। तो ये भी इसका मात्रक होगा। तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं अन्य मात्रक कौन कौन से हो गए इसके? एक तो हो गया एम्पियर सेकंड। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास में आएगा फैराडे। क्या आएगा बच्चों? फैराडे। ये नाम याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करेंगे वहां पर ऐसा सही मिलता जुलता नाम आएगा जिसका नाम है फैराड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास में फैराडे भी इसका एक यूनिट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से खोजकर्ता थैलस थे, नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में किया था। प्रतीक चिन्ह इसका Q या स्मॉल q आप दर्शा सकते हैं। राशि अदिश राशि रहेगी, मात्रक कुलाम एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में यदि बात करेंगे तो ईएसयू या स्टेट कुलाम बोला जाता है। और अन्य मात्रकों में हम देखेंगे तो एक होगा एम्पियर सेकंड और एक होगा फैराडे, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं इसके अंदर ही आपको, देखिए यहां पर हमारे पास में कुछ मान जो है, जैसे फैराडे है तो एक फैराडे जो है वो हमारे पास में 96,500 कुलाम के बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ जनरल सी बातें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए एक फैराडे जो है उसमें कितने कुलाम बताए गए? 96,500, ठीक है। और एक कुलाम में आपको बताया गया है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। यानी कि सीजीएस पद्धति है ना अपने पास में, उसका 3 × 10⁹ एक कुलाम के बराबर होगा, जबकि एक फैराडे 96,500 कुलाम के बराबर। अगर मैं कहूं आपको कि एक फैराडे में कितने ESU, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अपन भाई, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फैराडे बराबर 96,500 × 3 × 10⁹ ESU में प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी यहां पर आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है चैप्टर्स के अंदर। तो अगले पॉइंट की हम बात करेंगे कि हमारे पास में आवेश के टाइप्स कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस की, ठीक है। आवेशों के प्रकार की बात हम करने जा रहे हैं। जनरली हम जानते हैं आवेश जो है वो हमारे पास होंगे कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के,
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हमारे पास जो होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज वो होगा नेगेटिव चार्ज। मतलब इसको कहते हैं अपन धनात्मक, इसको क्या कहेंगे बच्चों? धनात्मक, और इसको कहेंगे अपन ऋणात्मक। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो चलो हमने मान लिया कि होता है, लेकिन ये पॉजिटिव किस रूप से इसको कहा गया और नेगेटिव इसको क्यों कहा गया, हमें ये चीज समझनी है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव जो होता है वो हमारे पास में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है कहीं पर तो उसको कहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है किसी पर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर कहीं है तो उसको कहेंगे नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर जब किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो यहां पर हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं मास। जानते हैं ना आप मास? ठीक है, मास जो होता है यानी कि द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? देखिए जब किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास में उसका मास भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे मैं बताऊंगा क्यों घट जाएगा। ठीक है ना, इसका भी कारण हम डिस्कस करेंगे भी। और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ जाती है तो उस समय उसका मास भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी? तो 2 टाइप्स के हमारे पास में चार्ज थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको अच्छा चार्ज और जिसका बुरा चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए धनात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को कहते हैं जिससे मास घट जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी मास घटना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी ऋणात्मक और मास का बढ़ना। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं कि मैंने कहा कि ये मास जो है वो घट गया, मास जो है बढ़ गया, तो ये किस रूप से बढ़ रहा है किस रूप से घट रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, इसका फॉर्मूला समझना आप इसको एक बार। यहां पर हमारे पास में m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता के सिद्धांत का सूत्र होता है। जहां ये जो m नॉट है, जहां m नॉट वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक द्रव्यमान। मेरी बात एकदम क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में m नॉट जो है वो प्रारंभिक द्रव्यमान है, और जो ये v है, ये है उसका वेग यानी कि वेलोसिटी, और c है वो है हमारे पास में अपने पास में है प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। अब आप समझिएगा एक बात को, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमारे पास में कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसका पहले कोई द्रव्यमान था। ठीक है, कोई पहले द्रव्यमान था। अब हुआ क्या कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर गए, एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पर गए, तो उसके जो हमने सौरमंडल, जैसे सौरमंडल का अपना मॉडल होता है उस टाइप से हमारे एटम का होता है, तो पॉजिटिव इसके नाभिक में है और बाहरी जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उनमें क्या होगा? एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने से आप समझिएगा, प्रतिकर्षण होने से ये जो है वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दूर भागने की कोशिश करेंगे उस समय इनका वेग बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात? तो वेग बढ़ने से यहां पर हुआ क्या, आप समझिएगा मेरी बात को, कि जब यहां पर वेग बढ़ रहा है, ये v जो है ना, ये v यदि यहां पर इंक्रीज होता है, v इंक्रीज होता है, तो
ये कुल वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो रही है, ये वैल्यू जो है हमारी कम होती चली जा रही है। तो 1 माइनस उसमें से ये मान है घटा, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी ना नीचे वाली m0 बटे में जो ये अंडरूट में ये वाली वैल्यू आ रही है, ये कम होती चली जा रही है, एक में से घट गया ना ये मान, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु, ये जो मान है ये यदि घटता चला जा रहा है, अगर ये मान घटता चला जाएगा तो इसका और इसका रिलेशन क्या है बच्चों, इसका और इसका रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो व्युत्क्रमानुपाती होने से ये अगर मान घटेगा तो ये मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात एकदम क्लियर हुई? ठीक है, v बढ़ने से ये कंप्लीट वैल्यू घटेगी, और अगर ये कंप्लीट वैल्यू घट रही है तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन से ये मान बढ़ेगा। तो हमने दो चीजें अभी बात की थी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, अब आप समझिएगा, अगर कमी हो गई तो कमी होने से वेग कम हो जाएगा, वेग कम होगा तो ये वाला मान जो है वो बढ़ जाएगा कंप्लीट, और ये पूरा का पूरा मान जब बढ़ेगा तो हमारे पास में m क्या होगा, घटेगा। ठीक है, m क्या होगा, घटेगा। तो इस जगह पर तो मास क्या हुआ, कम हुआ, मास क्या हुआ, कम हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन आया था तो यहां पर वेग बढ़ा था और इस कंप्लीट वैल्यू घटी थी, तो ये m क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर मास क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास में चार्ज तो हमने बात कर ली, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समान चार्ज जो होंगे, समान आवेश जो होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखें। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, कि हमारे पास में समान आवेश जो है वो प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसको समझिएगा। अगला पॉइंट हम लेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं घर्षण विद्युत। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। ठीक है, इस टॉपिक में हमको मूल जो बातें हैं हमने जनरल कर चुके हैं, उस चीज को समझना है कि घर्षण विद्युत कैसे हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एग्जांपल दिया था कि जब हम किसी वस्तु को आपस में घर्षण करवा रहे हैं तो कागज के टुकड़े के पास ले जाते ही वह कागज के टुकड़े उसके साथ में चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वस्तु जो है हमारी आवेशित हो चुकी है। तो हम ये कहेंगे कि किसी दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाने पर उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, जो जिससे कि वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो ऐसी व्यवस्था को घर्षण विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात समझिए कि ये घर्षण विद्युत में हमारे पास में ऐसा हुआ क्या। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूं आपको कि किस कारण से ये जो है आकर्षित होती हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है A और दूसरी है ये B। ठीक है, और इसके अंदर 10 तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 10 ही क्या है, प्रोटॉन है। और इसमें क्या है, 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या है, इसमें प्रोटॉन। बात को समझिएगा ध्यान से, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या है तो ये वस्तु उदासीन या कुचालक अवस्था में कही जा सकती है। सेम ऐसे ये है। तो दो वस्तुओं को हमने आपस में लिया और उसमें हमने क्या करवाया बच्चों, हमने करवाया घर्षण। क्या करवाया, घर्षण करवा दिया। अब घर्षण करवाने के बाद में जब इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो इमेजिन करते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो हम ये इमेजिन करके चलते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हम एक थ्योरी को समझ रहे हैं, उसको देखिएगा। ये हमारे पास में A है और ये हमारे पास में B। इमेजिन कीजिए कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इस पर ट्रांसफर हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 में से 2 निकल गए, कितने बच गए बच्चों, यहां बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। और इस पर आ गए तो कितने हो गए, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन वैसे के वैसे ही है 10p और ये भी 10p। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को हमने घर्षण करवाया। घर्षण के दौरान ऐसी स्थिति हमने देखने को मिली कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी वाली वस्तु पर ट्रांसफर हो गए। अब आप समझिए
यहां पर हो क्या रहा है कि हमने देखा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो यहां पर अधिकता कौन से वाले आवेश की हो गई? 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकता किसकी है यहां पर? प्रोटॉन की। प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होते हैं। यहां देखिए, यहां पर 10 प्रोटॉन और यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। अर्थात हमें यह देखने को मिला कि यह वस्तु जो है अपने प्रोटॉन की अधिकता के कारण हो गई पॉजिटिव, और यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यह वस्तु हो गई नेगेटिव। मेरी बात एकदम क्लियर है आपको? दो वस्तुओं को घर्षण करवाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु, त्यागने वाली वस्तु क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी नेगेटिव। एकदम बात क्लियर होगी मेरी? तो यहां पर हमें पता चल गया कि भाई पॉजिटिव और ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि भाई हमने ये देख तो लिया कि पॉजिटिव ये हो रही है, ये नेगेटिव हो रही है, लेकिन इसका मान होगा कितना, कि भाई आवेश कितने हैं इसके ऊपर, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, आप समझिएगा। एक चीज मैं यहां और बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने डिसाइड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने डिसाइड कर दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ ऐसा देखिएगा। एक चीज समझिएगा कि अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को एक तरह से इस तरह से मान के चलता हूं, ये क्या है हमारे पास में? एक निकाय है। क्या है ये? एक प्रकार का निकाय है। निकाय क्या होता है कि कंप्लीट जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं उन दोनों वस्तुओं को मिलाकर जो है वो एक निकाय क्रिएट हो रहा है। अब इस निकाय की यदि बात करें तो घर्षण से पूर्व की स्थिति क्या हुई? घर्षण से पूर्व यदि आप देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? देखिए 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पर? 20 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 20 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर मैं इसको पूरा निकाय के रूप में देखता हूं तो यहां पर हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी भी घर्षण के पश्चात हमें अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अरे तो ऐसा हुआ क्या, जब ये 20 इलेक्ट्रॉन यहां भी और 20 इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर भी ये वस्तुएं उदासीन थी, यानी कुचालक थी, फिर भी इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण संभव हुई है। समझ में आई बात? ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संबंधित होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले भी 20 इलेक्ट्रॉन थे और बाद में भी 20 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पर एक्स्ट्रा कोई भी हमारे पास में आवेश नहीं आया है, ये केवल एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये बात हो गई है। और हम यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि निकाय का आवेश जो है वो घर्षण से पूर्व और घर्षण के पश्चात समान रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, मेरी बात एकदम क्लियर होगी? तो इस तरह से हमने बात करी है इस चार्ज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स को, क्या आता है हमारे पास। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने बात कर ली कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया तो एक इलेक्ट्रॉन ने त्यागा और एक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। लेकिन हमें ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि भाई हमने दो वस्तुओं को घर्षण तो करवा लिया, तो किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये हमें पता तो होना चाहिए कि वस्तु कौन सी इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमने जब इसको घर्षण करवाया तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। स्थिर वैद्युतिकी श्रेणी कहते हैं इसको, स्थिर वैद्युतिकी श्रेणी। कौन कौन सी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, चलिए देखते हैं। इसको कोड वर्ड में आपको याद कराऊंगा। पहला हमारे पास आएगा फर, दूसरा फ्लालेन, क्या होगा? फ्लालेन, ठीक है। तीसरा हमारे पास होगा वैक्स, क्या होगा? वैक्स। चौथा हमारे पास में होगा कांच, क्या होगा बच्चों? कांच।
उसके बाद में पांचवा हमारे पास में होगा कॉटन, क्या होगा, कॉटन। उसके बाद में 6 नंबर हमारे पास होगा, वो होगा कांच, कॉटन पेपर, ठीक है। उसके बाद में हम 7वां लेंगे, वो होगा सिल्क का कपड़ा, सिल्क कपड़ा। उसके बाद में 8वां होगा, वो होगा मानव शरीर, क्या होगा, मानव शरीर। ध्यान से समझना इस चीज को, मानव शरीर, ठीक है। और 9वां होगा हमारे पास में लकड़ी, क्या होगा, लकड़ी। 10वां हमारे पास में होगा धातुएं, क्या होगा, धातुएं। धातुओं के बाद में उछली ऊपर तो ये हुआ रेजिन, क्या होगा, रेजिन। उसके बाद में होगा हमारे पास में रबड़, ठीक है। और अगला हमारे पास में है 13 नंबर, वो होगा हमारे पास में रबड़। रबड़ के बाद में हमारे पास में आता है, रबड़ के बाद में है अंबर, अंबर। उसके बाद में 14 नंबर प्लास्टिक, प्लास्टिक। और 15 नंबर हमारे पास में होगा एम्बर, प्लास्टिक। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा गुब्बारा, गुब्बारा। और 16 नंबर हम ले सकते हैं एबोनाइट। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है सभी को? तो मैंने यहां पर अभी 16 जो एग्जाम्पल लिए हैं उनको हम कैसे कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। देखिए, फर, फ्लालेन, वैक्स, कांच, कॉटन, पेपर, सिल्क कपड़ा, मानव शरीर, लकड़ी, धातुएं, रेजिन, रबड़, ठीक है। उसके बाद में हम अंबर, प्लास्टिक, गुब्बारा और एबोनाइट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखें, देखो यहां पर हमारे पास में जो पहले है वो है फर। फर का मतलब है यहां पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की सीरीज आगे से आगे इस तरह से बढ़ेगी, नीचे की ओर जा रहा है ये मान, इस तरह से कंटिन्यूसली लास्ट तक आने के बाद ये मान हमें मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। अर्थात ये सीरीज जो है ये पॉजिटिव से चल रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है और आगे आकर एपोनाइट पर समाप्त होगी, ठीक है। पहले मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसको समझेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज हो रहा है। सबसे पहले हमने बात करी फर। फर क्या होता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, फर जो है वो हमारे पास में एक जैसे भालू की खाल होती है ना, उभरे हुए जो हमारे पास में हमारे जो छोटे छोटे फर्श होते हैं, मतलब कि हम उसको रोहे कहते हैं ना, ठीक है। तो उस टाइप का एक कपड़ा है। फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन जैसा आप यहां देख रहे हैं, फ्लालेन जो होता है वो हमारे पास में घरों में तौलिया यूज करते हैं ना, जो छोटे छोटे उभरे हुए जो हमारे दाने जो होते हैं, उस वाले जो तौलिया होता है उसको कहते हैं फ्लालेन। यानी कि फर से बना फ्लालेन, फर से बना फ्लालेन, फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन पे लगाया वैक्स। वैक्स आप देख रहे हैं जैसा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वैक्स क्या होता है। वैक्स जो वो होता है ना, बालों को उतारने के लिए एक वैक्स की जाती है, क्रीम जो होती है, ठीक है। वो लगाने के बाद में क्या होता है, वस्तु एक बार थोड़ी देर के लिए कल्डी हो जाती है, फिर उसको उतार दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको याद कीजिए। देखिए इस तरह से याद कीजिए, फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन पे लगाया वैक्स, ठीक है। वैक्स, वैक्स जब टाइट हो गया तो उससे बना क्या, कांच। यानी एक तरीका है याद करने का, बाकी आपकी इच्छा है कैसे भी याद करें। फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन पे लगाया वैक्स, वैक्स से बना कांच। अब कांच तैयार हो चुका है तो आप कैसे याद रखेंगे, कांच को साफ किया किससे, कॉटन से, कॉटन से किया। कॉटन से नहीं हुआ, किससे किया, पेपर से किया। पेपर से नहीं हुआ तो सिल्क के कपड़े से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए, फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन पे लगाया वैक्स, वैक्स से बन गया कांच। कांच को साफ किया कॉटन से, कॉटन से नहीं हुआ पेपर से किया, पेपर से नहीं हुआ सिल्क के कपड़े से हुआ। किसने किया, मानव शरीर ने किया। किसने किया, मानव शरीर ने किया। और मानव शरीर ने उठाई लकड़ी, ठीक है, दिया उसको किस पर, धातु पर। धातु उछली कैसे, सॉरी यहां पर अपन इसको ऐसे रखेंगे याद, ये होगा हमारे पास में, ऊपर आएगा रबड़ और यहां आएगा रेजिन, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास में मानव शरीर ने उठाई लकड़ी, लकड़ी उछली कैसे, धातु। लकड़ी जो उसने मारी किस पर, धातु। यानी कि आप एक ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आपके पास में क्या है, एक आप सरिया मान लीजिए, ठीक है, लंबा जो बीम होता है ना सरिया, उस पर लकड़ी को जैसे मारा तो लकड़ी जो अपने सरिया है वो उछलने लगेगा। तो उस तरह से आप समझिए, मानव शरीर ने उठाई क्या, लकड़ी, और लकड़ी को मारा किस पर, धातु पर। धातु कैसी उछली, रबड़ की तरह। किसकी तरह उछली, रबड़ की तरह। और रबड़ जो होता है वो रेजिन की तरह ही होता है, जैसा कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं कि रेजिन क्या होता है, ठीक है।
अपने जो बेल्ट आते हैं ना, बेल्ट जो अपने लगाते हैं, ठीक है, तो वो रेजिन के बने हुए होते हैं ना, तो उस तरह से हमने बात करी 12 तक समझिएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन पे लगाया वैक्स, वैक्स टाइट होने के बाद बन गया कांच, कांच को साफ किया कॉटन से, कॉटन से नहीं हुआ पेपर से, पेपर से नहीं हुआ सिल्क के कपड़े से। किसने किया? मानव शरीर ने किया। मानव शरीर ने उठाई लकड़ी, मारा किस पर? धातु पर। धातु कैसे उछली? रबड़ की तरह, और रबड़ कैसा होता है? रेजिन की तरह। तो इस तरह से कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो रेजिन हो गया। अब रेजिन के बाद में, रेजिन जो होता है वो एक प्रकार का कहीं ना कहीं अंबर की तरह पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी कि इस तरह से ही हम अंबर है। रेजिन के बाद में आप किसी तरह से कंटिन्यूटी बना के रखिए कि रेजिन के बाद में क्या आना चाहिए हमारा? अंबर। अंबर जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा प्लास्टिक के तरह होता है। किसकी तरह होता है? प्लास्टिक। यानी आप उसको अंबर को देखेंगे जैसे चित्र में देख रहे हैं, तो अंबर जो है उसको आप यदि देखेंगे तो वो एक तरह से प्लास्टिक का ही रूप होता है। और प्लास्टिक जो है वो गुब्बारा, गुब्बारा आपने देखा ही होगा, रबड़ जो होता है ना उस टाइप सा। तो प्लास्टिक के बाद में आता है गुब्बारा, और गुब्बारा के बाद में हमारा एबोनाइट। तो मेरी बात आपको एकदम क्लियर होगी, अंबर, प्लास्टिक, गुब्बारा, एबोनाइट, ठीक है। अब यहां समझिए, फर से बना फ्लालेन, फ्लालेन वैक्स, वैक्स से कांच, कांच से कॉटन, कॉटन पेपर, पेपर के बाद में सिल्क कपड़ा, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, रेजिन, और अंबर, प्लास्टिक, गुब्बारा और एबोनाइट। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? अब मैंने जो आपको यहां कहा था कि ये जो हमने लिखा है पॉजिटिव से बढ़ते हुए आगे हम जा रहे हैं कहां पर? नेगेटिव तक। इसका अर्थ क्या है समझिएगा। मेरे पास में दो वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक जनरल सा एग्जांपल, हर किताब में आपको मिलेगा, सिल्क का कपड़ा। क्या मिलेगा? सिल्क का कपड़ा, उसको कांच की छड़ के साथ में रब करवाओ, रगड़ो आपस में। तो सिल्क का कपड़ा और कांच की छड़ में से हमने कह देते हैं कि भी कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अभी तो मैंने हालांकि एग्जांपल नहीं लिया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, किताबें पढ़ेंगे जब आप देखेंगे उसमें। तो ये चीजें ऐसी कैसे होगी कि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ ने त्याग दिया? वो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना इसको। हमारे पास में सिल्क का कपड़ा कहां पर है? वो ये रहा, सिल्क का कपड़ा। समझ में आई बात? सिल्क का कपड़ा यहां पर है, और कांच की छड़, यानी कांच कहां पर है हमारा? कांच है यहां पर। समझ पा रहे बात के? तो यहां जो हमारी सीरीज में सबसे पहले कौन आया है? अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सिल्क का कपड़ा बाद में और कांच पहले। तो पहले जो आएगा वो हमारे पास में उससे अगले आने वाली वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे कांच ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वो किस पर चला गया? सिल्क के कपड़े पर। तो सिल्क का कपड़ा हमारा हो गया नेगेटिव, और कांच उस समय हो गई पॉजिटिव। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है आपको? सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर नेगेटिव हो गया, और कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव हो गई। एक और एग्जांपल लेके देखता हूं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। देखिए हमारे पास में गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा और कागज है, ठीक है। आपने क्या करा? इस तरह से रगड़ा गुब्बारे को और कागज के पास लेके गए, तो आपने क्या देखा कि गुब्बारा जो है वो कैसा आवेशित होगा और कागज कैसा आवेशित होगा। समझने ध्यान से। गुब्बारा आ रहा है ये वाला, ठीक है, गुब्बारा इधर आ रहा है, और पेपर यानी कि ये कागज होता है ना, पेपर। तो अब बताइए आप कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये पहले आ रहा है सीरीज में, तो पेपर तो हो जाएगा हमारा कौन सा? पॉजिटिव, और गुब्बारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इस प्रकार से सीरीज में अगर हम एक वस्तु के अगली वाली वस्तु से आपस में एक दूसरे को घर्षण करवा रहे हैं, तो उससे पिछले वाली वस्तु, कहने का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि मेरे पास में ये दो वस्तुएं हैं और मैंने इन दोनों को आपस में घर्षण करवाया है। तो धातु को अगर मैं रबड़ से घर्षण करवाऊंगा तो पहले आ रही है धातु, तो धातु क्या हो जाएगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और रबड़ क्या हो जाएगी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।